नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है आपकी बार किसकी सरकार का। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में छात्रों के आक्रोश की। प्रयागराज में कल सुबह से छात्रों का लगातार प्रोटेस्ट जारी है। रात भर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्र बैठे रहे। बात होगी यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसानों ने हाहाकार मचा रखा है। किसानों के नाम पर कैसे विरोधियों को मिल गया है बीजेपी सरकार को घेरने का नया मौका। बात होगी महाराष्ट्र के चुनावी समर की, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी की धुआंधार रैली है। राहुल भी कांग्रेस के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर आमने सामने आ गए फडणवीस और ओवैसी। कानपुर की सीसामाऊ सीट से उपचुनाव में सपा की कैंडिडेट नसीम सोलंकी क्यों रोई फूट फूट कर, पूरी खबर होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले खबरों में बात प्रयागराज की, जहां स्टूडेंट्स ने हल्ला बोल कर रखा है। यूपीपीएससी और आरओ एआरओ अभ्यर्थी रात भर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। प्रशासन की तरफ से छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन छात्र नहीं मान रहे हैं। आज सुबह फिर से छात्रों की भीड़ लगातार जुट रही है। छात्रों का कहना यह है कि कल से भी ज्यादा स्टूडेंट आज धरना देने में शामिल होंगे। छात्रों की मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का रूल एग्जाम से हटाया जाए। आप देख रहे हैं ये वो तमाम छात्र हैं जो लगातार कल दोपहर से लेकर रात से लेकर आज सुबह तक लगातार यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने में डटे हुए हैं। वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही पाली में एक ही क्वेश्चन पेपर के साथ सभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए। हालांकि इसमें सरकार का कहना यह है कि बहुत सारी लीकेजेस हुई थी और लीकेजेस को रोकने के लिए ये परसेंटाइल सिस्टम को लाया गया है। अलग अलग पाली में अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराने का फैसला किया गया है, क्योंकि इससे लीकेज की संभावना को तकरीबन नेगेट किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। केवल सरकारी स्कूलों में, सरकारी सेंटर्स में ही अलग अलग पाली में एग्जामिनेशन कराने पर किसी तरीके की लीकेज की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन छात्र हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह की ही तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, जब डीएम वहां पर धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को कैसे समझाने की कोशिश की, छात्रों का रिएक्शन क्या है, वो सब कुछ आप सुने। आप उनका डिसीजन वो जाने क्या होता है क्या नहीं। वहाँ हमारे सब लीडर साहब गए हुए हैं क्या होता है, लेकिन हमारा तो सिर्फ एक ही मांग है कि भाई वन डे वन शिफ्ट हमें चाहिए। वो भी पास हुए हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, बिना वन डे वन शिफ्ट के। डीएम सब बाहर निकले थे और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो डिसीजन कर दिया उसे नहीं बदलेंगे। लेकिन हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, आए हैं अपना नारा लेके वन डे वन शिफ्ट वाला, और उसे हम करके ही रहेंगे। उन्हें अपना डिसीजन बदलना ही पड़ेगा। हम यहाँ से नोटिस लेकर के ही जाएंगे। तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो जो नोटिस निकाले हैं उसको गो बैक करें और न्यू नोटिफिकेशन हम लोग को निकालें। हम यही चाहते हैं कि वन डे वन शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन। हमारा एक ही नारा, एक ही नाम, वन डे वन शिफ्ट एग्जाम। प्रयागराज में स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। पुलिस छात्रों को मनाने की कोशिश में है, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। स्टूडेंट में सबसे पहले अगर आपको कोई बात कहनी, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो, तो भी अगर हम आपसे कोई अपील कर रहे हैं तो आपको एज स्टूडेंट, एज प्रबुद्ध वर्ग के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, और चूंकि आप में से बहुत सारे लोग आगे अधिकारी भी बनेंगे और किसी अच्छे उच्च पदों पे जाएंगे। आपको प्रयागराज में रात के दौरान छात्रों के हल्ला बोल की तस्वीरें भी दिखाती हूँ। अभी तो आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन रात की तस्वीरों को गौर करें। जो छात्र कल दिन से लेकर लगातार रात तक प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। पुलिस फोर्स कम लगने लगी तो प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की। बैरिकेडिंग से छात्रों को रात भर किसी तरह से रोका गया। रात भर पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, प्रदर्शनकारी आमने सामने डटे रहे। प्रशासन की तरफ से बातचीत करने का प्रयास तो हुआ, समझाया भी गया, लेकिन छात्रों ने किसी की भी नहीं सुनी और ये प्रोटेस्ट अब भी जारी है।
आइए आपको बता दें प्रयागराज में इस वक्त एग्जैक्टली कहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर छात्रों की मांगे क्या है। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। दफ्तर के बाहर घेराव कर दिया गया है। एग्जाम सिर पर है तो प्रशासन भी ये चाहता है कि छात्र प्रदर्शन को समाप्त कर अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए पहले अनाउंसमेंट क्या किया गया, आप वो सुनिए। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के साथी छात्र नेता जो भी आए हैं उनसे निवेदन है कि बातचीत कराने में सहयोग करें, छात्रों की शासन से बातचीत कराने में सहयोग करें। मीठा जाए, देखिए बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सारे मसले लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से हल होते हैं। सुनो मेरी बात सुन लो, एक बार डीएम साहब को पढ़ के फिर से आने दो, देखें क्या करें। बैठो तुम लोग, बैठो, अब बात होके ही जाएगी, परेशान ना हो। अब छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का आरोप यह है कि परीक्षा को 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करके जिस तरह से कंडक्ट कराने की कोशिश की गई है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब पहले आप देखें कि प्रयागराज में हो क्या रहा है। कल दोपहर से छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और रात में भी लगातार ये प्रदर्शन जारी रहा। स्टूडेंट्स डीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। डीएम खुद मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन छात्र हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये धरना प्रदर्शन कल दोपहर से शुरू हुआ, इस वक्त भी जारी है। पुलिस के साथ साथ इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती हो चुकी है, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। चाहे जितना भी सरकार की ओर से प्रयास किया जाए, वो नाकाफी ही साबित हो रहा है। छात्रों का क्या कहना है, वो सुने। की तरफ से अभी भी कोई भी जो है वो संवेदनशील जवाब नहीं दिया गया है। कोई भी आदमी बाहर आता है, वो ये कहता है कि मीटिंग चल रही है, आप लोग जाइए अपने घर पे, जाइए अपना अपना काम करिए। इससे पहले जो कैंडल मार्च हुआ था, तब भी यही कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, परीक्षा एक शिफ्ट में होगी। दिवाली की छुट्टी के बाद अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आपकी परीक्षा जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें, और 7 और 8 तारीख को परीक्षा होगी। इसे जैसी परीक्षा का ये टाइमलाइन जो है वो 1 महीना पहले बता रहे हैं कि 1 महीने बाद आपकी जो है वो तिथि निश्चित कर दी गई और उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका लगा दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रयागराज के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डीएम ने खुद छात्रों को समझाने का प्रयास किया। हमारे द्वारा उनको समझाने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बाकी भी कई लोक सेवा आयोग जहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है उसको फॉलो करते हैं, और क्योंकि 5.5 लाख से ऊपर छात्र हैं और RO में 10 लाख से ऊपर छात्र हैं, और पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा कि केवल जो राजकीय संस्थान है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए और 10 किलोमीटर के रेडियस में बनाया जाए। तो वही छात्रों से हमने अपील की है, उनसे बात की है, उन्हें इसका औचित्य समझाने का प्रयास किया, और फिर हमें सभी हमारे छात्र समूह सबसे अपील करते हैं कि आप सभी लोग जो ये प्रक्रिया है आपके इसके लिए इसको अपनाया गया है, और उन्होंने ज्ञापन भी हमको दिया है, उनका ज्ञापन हमने प्राप्त किया। छात्रों की नजर अब लोक सेवा आयोग की तरफ आने वाले बयान पर लगी हुई है। लोक सेवा आयोग पर प्रेशर बनाने के लिए छात्रों का यह प्रोटेस्ट है। लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या बयान आया, वो भी आप सुनिए। देखो, छात्रों की मांग ही कि पहले की प्राइवेट विद्यालयों को शुचिता की दृष्टि से सेंटर ना बनाए और दूरस्थ के सेंटर ना बनाए, उसको ध्यान में रख करके छात्रों की मांग के आधार पर ही गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को जियो जारी किया कि केवल सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए जाएंगे और जो वित्तीय सहायता प्राप्त है उनको बनाए जाएंगे, प्राइवेट को कतई नहीं बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा शुचिता के साथ और गुणवत्ता के साथ कराई जा सके। उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों ने 75 जनपद से सेंटर प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें सेंटर हमें जितने संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उसके सापेक्ष कम प्राप्त हुए, जिसके कारण हम 1 दिन में न करा के 2 दिन में कराने का निर्णय लिए, और जब 2 दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा।
हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, जो लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार कह रहे हैं उनके बात भी अपनी जगह सही है। उनका कहना यह है कि भाई इतने समय से अलग अलग एग्जामिनेशन में जिस तरीके की लीकेज हो रही थी उससे बचने के लिए हमारे पास एक यही विकल्प था कि हम अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग पालियों में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते और प्राइवेट सेंटर्स की जगह जो सरकारी सेंटर है उसी को अपनाते। पिछली बार जो ये आरओ का इम्तिहान हुआ था फरवरी में, वो लीक हो गया था। तो सरकार यही कह रही है कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, बच्चों के साथ अन्याय ना हो, नकल ना हो और पेपर लीक ना हो। इस वजह से ये व्यवस्था बनाई गई है कि 2 दिन पेपर होंगे। अब पीसीएस का जो पेपर होते हैं मीनाक्षी, वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो वो यानी पेपर 1 2 दिन होगा और पेपर 2 2 दिन होगा, 2 अलग अलग सेट्स आएंगे। जहाँ तक आरओ का सवाल है, वो एक ही पेपर होता है लेकिन वो 3 शिफ्ट्स में होगा, यानी 3 पेपर आएंगे। तो सरकार का अपना तर्क है कि वो एग्ज़ाम अच्छी तरह कराना चाहते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पेपर अलग अलग आएंगे, अलग अलग पाली के लोगों को अलग अलग पेपर मिलेंगे, तो पेपर एक ही तरह के हों, एक ही सबके साथ न्याय हो। ऐसा ना हो किसी पेपर में आसान सवाल आ जाए और किसी में मुश्किल सवाल आ जाए तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, लोग बहुत हैं, करीब 15 लाख इन दोनों इम्तिहानों को मिला के आप देखेंगे आरओ और पीसीएस को, तो 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो ज़्यादा लोग बैठने वाले हैं और पोस्ट बहुत कम है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि कहीं इनजस्टिस ना हो जाए। फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है मेरिट बनाने का, उस पर उनको आपत्ति है कि वो जो मेरिट बनाने का प्रोसेस है, तो जब पेपर अलग अलग होंगे, अलग अलग शिफ्ट में होंगे, तो उस मेरिट पे असर पड़ेगा। तो इसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है पहले भी, और जो अभ्यर्थी लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, इस देश में बहुत सारे और एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें हम आईआईएम या आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों का भी जिक्र कर लें, वहां पर भी परसेंटाइल बेस्ड ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर ये यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर इतना बवाल क्यों है, इसे समझने की और जरूरत है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सबसे अहम सुनवाई होने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दी, आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की भर्ती की नई लिस्ट जारी करने के फैसले पर रोक लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर आज ये सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अक्टूबर से चल रहा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले की एक सुनवाई हुई है। इसके बाद से इस पर डेट लगातार आ रही थी। दिवाली से पहले इस मामले की अगली डेट 15 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब आज ये सुनवाई होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली, जिसकी परीक्षा जनवरी 2019 में हुई थी। परीक्षा के बाद कट ऑफ के हिसाब से उम्मीदवारों को नौकरी दे दी गई। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 67.11% रही, जबकि ओबीसी की कट ऑफ 66.73% रही। ये देखिए आपके सामने है। हाईकोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में इस पर शिकायत दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 6 जनवरी 2019 को हुई भर्ती परीक्षा को लेकर यह पूरा मामला सामने आया। माफ कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पूरी सुनवाई है। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, इस मामले को लगातार लंबा खींचा जा रहा है, डेट पर डेट लगाई जा रही थी, लेकिन अब इस मामले पर सुनवाई है। क्या निर्णायक सुनवाई कही जा सकती है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस पे जो सीजेआई हैं उन्होंने नई बेंच इस पूरे मामले के अंदर बनाई थी, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनोज मिश्रा की ये नई बेंच बनी है जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। पूरा मामला क्या है मीनाक्षी, क्योंकि ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती विवाद है, इस पूरे मामले के अंदर जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसके सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले के अंदर सुनवाई होनी है। दरअसल इस पूरा जो भर्ती विवाद है, शिक्षक
शिक्षक भर्ती विवाद है, इसको लेकर जो सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी नाराज थे और जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ ये स्टूडेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और इस पूरे मामले की जो इंपॉर्टेंस है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है मीनाक्षी की इसके अंदर नई बेंच इसके अंदर पूरी बनाई गई जिसको जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनोज मिश्रा इस पूरे मामले को अंदर सुनेंगे। तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको इनसे इस पूरी बेंच से बड़ी उम्मीद है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरीके का नतीजा जो है वो इस पूरी बेंच जो है वो पूरी सुनवाई के बाद सुनाती है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट जो पूरा शिक्षक विवाद है उसको लेकर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी मीनाक्षी की आखिर किस तरीके की कार्रवाई, किस तरीके की सुनवाई जो है वो इस पूरे मामले में आती है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद के अंदर क्या फैसला सुनाता है। जी मीनाक्षी। जी बिल्कुल अतुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। अब खबर खाद की किल्लत की। शहर शहर खाद की कमी को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हैं। सुबह से ही लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में नाराज किसान हंगामा कर रहे हैं। किसानों को डर है कि अगर खाद नहीं मिली तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर में खाद न मिलने की वजह से किसान बहुत परेशान हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी है। यहाँ भी सहकारी केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतार नजर आई। लखनऊ में सहकारी समिति से खाद नहीं मिलने से किसान परेशान दिखाई दिए। उनके सामने फसल बर्बाद होने का संकट है। किसानों का आरोप है कि समिति के बाबू खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। सहकारी समिति के बाहर किसान खाद लेने के लिए दिन भर इंतजार करते हैं, लेकिन इन किसानों को एक बोरी खाद तक नसीब नहीं हो रही है। किसान खेत जोत चुका है, बुआई का समय है, लेकिन खाद नहीं मिलने की वजह से उसे फसल के खराब होने का डर सता रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज विकास में सहकारी समिति में खाद लेने पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। नाराज किसान समिति के सदस्यों और बाबुओं पर कालाबाजारी का आरोप भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल किसान परेशान हैं क्योंकि खाद की किल्लत है। पूरे यूपी में करीब 90 लाख मैट्रिक टन डीएपी चाहिए होती है, लेकिन अभी आधे से कम खाद की डीएपी की सप्लाई हो रही है, जिससे जो खाद केंद्र हैं उसके बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। बहुत जगह खाद पहुंच नहीं रही। इस समय हम लखनऊ के मोहनलालगंज में हैं और ये असलम नगर का ग्रामीण सहकारी समिति है और जहां पे बाहर किसानों की भीड़ है। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको खाद मिलेगी। यहाँ पर पुलिस भी है जो यहाँ इस भीड़ को कंट्रोल करने में लगी है। खाद की क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है, किसानों से बात करते हैं। यहाँ जो इतनी भीड़ है इसकी क्या वजह है? खाद सरकार की कमी है, क्योंकि यहाँ पर खाद ऐसे 10 ट्रक आती थी, कम से कम 10 ट्रक। शुरुआती दौर में 3-4 ट्रक आ जाती थी और अब 1 ट्रक आई, आदमी यहाँ 400 बोरी खाद आती है, 400, यहाँ आदमी 800 हो जाता है। इनको भी दिक्कत, किसान को भी दिक्कत। आपस में लड़ते झगड़ते किसी तरह से कुछ आदमी पाते, कुछ आदमी वापस चले जाते हैं। पूरा दिन खड़े खड़े लाइन में बीत जाता है, खाद नहीं मिलती किसानों को। हम किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। टीकमगढ़ में भी खाद की किल्लत की वजह से किसान परेशान थे, उन्होंने हंगामा कर दिया। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर में सहकारी केंद्र पर लंबे समय से खाद न मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। सोमवार को नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। क्या आपको खाद नहीं मिला क्या? नहीं मिला, छोटे 4-5 साल की बचकानी छोड़ के आए। नहीं तो आपको टोकन मिला क्या? कुछ नहीं मिला, 2 चाय पैसे बांट दी, बोली मिल गया सब। आप कितने दिन से इधर आ रहे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से और खाद नहीं मिल पाया आपको? नहीं मिल पाया। 3 दिन से 4 बजे से आ गए, 6-7 बजे लोग खाद मिल लो। 5 बजे के बैठे बच्चा घर पे भूखे हैं। सब लोगों का कहना है कि लाडली बहन की यही दशा हो रही, सही में बैठे दशा हो रही। गलती है बहनों की कि भाई पे विश्वास करें, कहाँ जाए हम और। छतरपुर में भी कुछ यही तस्वीरें देखने को मिली, जहां खाद्य वितरण केंद्र पर अधिकारियों के देर से आने के बाद से नाराज होकर किसानों ने सड़क पर ही जाम लगा दिया। अब बात पॉलिटिकल जुबानी जंग की। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस और ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों के बीच जुबानी जंग का राउंड 2 शुरू हुआ। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने को कहा था। अब उन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी पर करारा हमला बोला।
फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंचन किया जा रहा है, लेकिन देश का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का नारा दोहराया और कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फडणवीस ने यह बयान मुंबई की रैली में दिया तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुंबई से ही फडणवीस को जवाब दिया। ओवैसी ने वोट युद्ध के मुद्दे पर फडणवीस को घेरा और कहा कि फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने फिर पूछा, अगर देश में वोट जिहाद चल रहा है, बीजेपी अयोध्या की सीट कैसे हारी? और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। आपके महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले, सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। और जिहाद कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर जॉब जिहाद, अब और जिहाद।